बिल्कुल, और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर इंतजार, जहां सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल से जुड़ा ये मामला, जहां उन्होंने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है। अब देखना ये होगा कि आज किस तरीके की अपडेट आती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर निगाहें टिकी रहेंगी। ईडी से जमानत तो मिली, लेकिन सीबीआई वाले मामले में जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, इसे लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से क्या आएगा देखा जाएगा। आम आदमी पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट आज सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ आज सुनाएगी फैसला। सीबीआई मामले में जमानत याचिका के अलावा कोर्ट गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी फैसला सुनाएगा। केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन करप्शन मामले में सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके खिलाफ वो दिल्ली हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और देखिए, कोलकाता मामले पर ममता बनर्जी ने माफी मांगी है। उनका कहना है कि डॉक्टर्स से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हुआ नहीं, हाथ खाली हैं, इसीलिए हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं और इस्तीफा दे सकती हूँ, सत्ता की भूखी नहीं हूँ, ये बात कहा उन्होंने। डॉक्टर से बातचीत नहीं हो पाने पर ममता बनर्जी ने बंगाल के लोगों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने सोचा होगा कि समस्या का समाधान होगा। अगर लड़ाई कुर्सी की है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। दरअसल कल शाम 5 बजे डॉक्टर से बातचीत होनी थी, लेकिन वे नहीं पहुँचे। ওরা বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রী পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক। वहीं बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने कहा कि उन्हें तुरंत ये खुशखबरी देनी चाहिए। लेकिन इसी पूरे मैटर पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बड़ा फैसला ले लिया है, बड़ा बयान दे दिया। उनका कहना यह है कि ममता बनर्जी के साथ किसी भी पब्लिक सेक्टर में मंच पर वो नजर नहीं आएंगे, साझा नहीं करेंगे मंच। कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी है। ममता बनर्जी कल बातचीत का इंतजार करती रह गयीं, लेकिन डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। वे बातचीत के सीधे प्रसारण की मांग कर रहे थे। इस बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ऐलान किया कि वे ममता बनर्जी का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। जब तक बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्करण करूंगा। सामाजिक बहिष्करण, सोशल बॉयकॉट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मंच साझा नहीं करूंगा। और देखिए, हरियाणा बीजेपी में नाराजगी की जो खबरें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। राव इंद्रजीत सिंह कहते हैं, मैंने 10 साल तक बीजेपी के लिए जिस तरीके से काम किया, मुझे वैसा इनाम तो नहीं मिला। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने 40 नेताओं की स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का दर्द एक बार फिर छलका है। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की और कहा कि बीजेपी में उन्हें उचित इनाम नहीं मिला। 10 साल हमारे को भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो गए। हमने किसी का घर नहीं लूटा, हमने किसी का बिगाड़ा नहीं। हम तो सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि दक्षिणी हरियाणा का महत्व बढ़े। इलेक्शन के बाद कोई यूं नहीं कहे ये भारतीय जनता पार्टी का था और ये नया आया हुआ है। नाराजगी का दौर उस खेमे में भी है। देखिए, कांग्रेस में भी नाराजगी की खबरें आई हैं। रोहित रेवड़ी पूर्व विधायक हैं, इन्हें टिकट नहीं मिला, फिर क्या था, निर्दलीय पर्चा भर दिया और टाल ठोक रहे हैं। हरियाणा के लिए कांग्रेस की लिस्ट आते ही टिकट न पाने वाले नेताओं ने बगावती सुर अपना लिए। तो कई गम में नेता आंसू बहाते दिखे, तो कहीं विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पानीपत से टिकट न दिए जाने से नाराज रोहित रेवड़ी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया। वो इसी सीट से 2014 में बीजेपी के टिकट से एमएलए बनी थी। बाद में वो बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गई। फरीदाबाद में टिकट कटने के बाद कांग्रेसियों में भगदड़ मच गई। पूर्व सांसद सचिव के साथ साथ पूर्व विधायक ललित नागर ने भी निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। मसला कुर्सी का है और हर एक सीट पर पेच फंसा है। कहां? महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में देखिए 36 सीट पर पेच फंसे होने की खबर मिल रही है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर के तनातनी की कंडीशन, 8 सीट मिलने से कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में लगता है सब कुछ ठीक नहीं। सीएम फेस को लेकर घमासान अभी थमा नहीं कि विपक्षी गठबंधन में सीट तालमेल को लेकर भी मतभेद सामने आने लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक मुंबई की सीटों को लेकर ठन गई है। मुंबई में विधानसभा की कुल 36 सीटें हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी 21 सीटों पर लड़ना चाहती है। एनसीपी शरद पवार गुट 7 सीटें चाहता है। ऐसे में कांग्रेस के हाथ महज 8 सीटें मिलती दिख रही हैं, जो कांग्रेस को फिलहाल मंजूर नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे और शरद गुट के इस सीट शेयरिंग फार्मूले से कांग्रेस नाराज है। और उधर बिहार में नीतीश कुमार के गिड़गिड़ाने वाले वीडियो के
बयान को लेकर के तेजस्वी पर भी अब तमाम सवाल जवाब किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि सबूत कहां है, तो तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारे पास तो वीडियो है। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर उनके घर आकर गिड़गिड़ाने का आरोप लगाया तो जेडीयू और बीजेपी दोनों तेजस्वी पर हमलावर नजर आए। जहां एक और जेडीयू ने तेजस्वी को हताश बताया तो वहीं बीजेपी ने तेजस्वी को वीडियो दिखाने का चैलेंज दे दिया। बीजेपी के चैलेंज पर अब तेजस्वी ने प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी नेता मेरे पास आकर वीडियो देख सकते हैं। जो नेता बोल रहा है उसको थोड़ा मेरे पास भेज दीजिए, अच्छे से दिखा देंगे और सुना भी देंगे। तेजस्वी के बयान के बाद से बिहार में सियासत गर्म है और एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। और शिमला का संजौली मस्जिद विवाद आपसी समझ से अब खात्मे के कगार पर है। मुस्लिम समुदाय की ओर से जो कमेटी के लोग हैं मस्जिद के, उन्होंने खुद ही कहा कि जो अवैध हिस्सा है नगर निगम आए, कार्रवाई करे, उसे गिराए, भाईचारा बना रहे। लगता है शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर जारी विवाद जल्द थम जाएगा। मस्जिद कमेटी ने खुद माना है कि 2 मंजिलें अवैध तरीके से बनाई गई हैं, जिन्हें वो तोड़ने के लिए तैयार है। प्रशासन इसकी इजाजत देता है, हम इसको खुद ही डिमोलाइज करेंगे, वो चिन्हित कर दें कि कितना हमारे अनऑथराइज है। मुस्लिम पक्ष के फैसले से सरकार ने भी राहत महसूस की है कि अगर इसको डिमोलिश भी करना है तो वो कानून के दायरे में रहकर होगा। विवादों में मंडी की भी एक मस्जिद है जिसमें बनाए गए अवैध हिस्से को गिराया जा रहा है। खुद मुस्लिम समुदाय ने अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलाने का फैसला लिया है। और देखिए ना, आधे सितंबर के कगार पे हैं और मॉनसून मानो फुल फ्लेज्ड हो। ऐसे ही एनसीआर के लिए अलर्ट है। यूपी के भी कई इलाकों में स्कूल्स की छुट्टी करनी पड़ी है, बारिश ही इतनी ज्यादा हो रही है। दिल्ली में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से लोगों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ा। वहीं बारिश से उत्तर प्रदेश का हाल भी बेहाल है। तस्वीरें मैनपुरी की हैं, जहां बारिश की वजह से दीवार गिर गई। हादसे में 2 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। ऐसे ही हादसा आगरा में भी हुआ, जहां मकान गिरने से 4 लोग मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। जहां एक ओर एटा में नहर कटने की वजह से कई गाँव में पानी भर गया, तो दूसरी ओर मथुरा में बारिश की वजह से सामुदायिक केंद्र तक में पानी घुस गया। बारिश की वजह से अच्छी खबर और तस्वीर मध्य प्रदेश से भी नहीं है। यहां पर भी 11 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। लगातार बारिश और नदी नाले उफान पर हैं। लोगों की जिंदगी बेपटरी। तस्वीरें एमपी के अलग अलग इलाकों की हैं, लेकिन हाल हर जगह एक जैसा ही है। पानी से एमपी में लोगों की मुसीबत बढ़ी है। बारिश की वजह से हुई अलग अलग घटनाओं में बीते 24 घंटों में 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दतिया में बारिश की वजह से दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। टीकमगढ़ में भी 2 किसान टापू पर फंस गए। 48 घंटों से टापू पर फंसे किसानों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। दमोह में भी नदी उफान पर है, पानी पुल के ऊपर तक आ गया है। रायसेन में भी लगातार हो रही बारिश की वजह से बेतवा नदी उफान पर है, जिसके बाद प्रशासन ने 1 दर्जन गाँव में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान में भी बारिश को लेकर के अच्छी रिपोर्ट नहीं है। आज मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और दूसरी तरफ जगह जगह बारिश की वजह से बदलती तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। राजस्थान के भरतपुर में भारी बारिश से सुजान गंगा नहर ओवरफ्लो कर गई, जिससे आसपास का इलाका पानी में डूब गया है। बारिश ने 12 में भी हालात बिगाड़ दिए हैं। नदियों में उफान आने से सड़क से पानी बह रहा है, जिससे कई गांवों का संपर्क आपस में कट गया है। सवाई माधोपुर में बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब हैं। लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। वहीं धौलपुर में तो हालात ऐसे हैं जैसे लग रहा है कि शहर के अंदर नहर बह रही है। सड़कों के ऊपर कई फीट पानी भरा है। रिहायशी इलाके पानी में डूब चुके हैं। और उधर छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से जादू, काला जादू और टोने के वजह से मासूमों की हत्या का मामला सामने आया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर है, जांच पड़ताल की जा रही है और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना बीते वीरवार शाम 7 बजे के आसपास की है। 2 बहन, 1 भाई और एक 6 महीने के बच्चे की निर्मम हत्या की गई। हत्या के लिए आरोपियों ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। हत्या में जादू टोने का एंगल भी होने का शक। पड़ोस में रहने वाले युवकों पर हत्या का आरोप। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये विवेचना का विषय है कि किस कारण से ये घटना हुई है और पुलिस विवेचना में सारी चीजों को लाएगी। मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल की टीम हर एंगल से घटना की जांच में जुटे हैं। और देखिए, पैरा ओलंपिक विनर्स से पीएम मोदी मिले, वो बड़ी अच्छी तस्वीर सामने आई। किस तरीके से हौसला बढ़ाया, कैसे सबकी स्टोरी शेयर की, कुछ अनुभव साझा किए, इससे जुड़ी तस्वीर आई। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लौटे नवदीप पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री का नवदीप से पहला ही सवाल उस वायरल वीडियो को लेकर था जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। तुमने अपना देखा वीडियो?
नवदीप ने पीएम मोदी को एक कैप भी भेंट की। नवदीप का सम्मान करने के लिए पीएम मोदी जमीन पर बैठ गए। इसके बाद नवदीप ने पीएम मोदी से उनका ऑटोग्राफ भी मांगा। पीएम मोदी ने नवदीप की थ्रोइंग आर्म पर ऑटोग्राफ दिया। पीएम मोदी ने पैरालंपिक में पदक जीतने वाले बाकी खिलाड़ियों से भी एक एक कर मुलाकात की। पीएम ने खिलाड़ियों की इस कामयाबी पर उन्हें शुभकामनाएं। सब्जियों के महंगे होने से अगस्त महीने में रिटेल महंगाई बढ़कर 3.65% हो गई है। जुलाई महीने में यह घटकर 3.54% पर आ गई थी। ये महंगाई का 59 महीने का निचला स्तर था। इसके साथ ही ग्रामीण महंगाई से 4.10 और 4.16 पर पहुंच गई। सोने चांदी की कीमतों में 12 सितंबर को गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 193 रुपए कम होकर 71,801 रुपए पर पहुंच गया। बुधवार को इसके दाम 71,994 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की संभावना है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मुताबिक अगर कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक कम रहती है तो तेल कंपनियां फ्यूल की कीमतों को कम करने पर भी विचार करेंगी। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने टेक्नो इकोनॉमिक एवोल्यूशन पूरा कर लिया है, जिसके बाद अब कंपनी 35,000 करोड़ रुपए के टर्म लोन और गैर फंड पर आधारित लोन या बैंक गारंटी जुटाएगी। क्रेडिट कार्ड कंपनी SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के फंड जुटाने की तैयारी में है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक 18 सितंबर 2024 को होगी। वहीं 5,000 करोड़ तक का फंड जुटाने के प्रस्ताव पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में फायरिंग हो गई। जिम के बाहर फायरिंग का वीडियो भी अब सामने आया है। नादिर शाह नाम के शख्स की मौत हो गई है। आपको बता दें कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है रोहित गोदारा। दिल्ली पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है और ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं हमलावर जो फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और एक शख्स की इसमें मौत हो गई है। ग्रेटर कैलाश में किस तरीके से ये फायरिंग हुई है, किस तरीके से गैंगवार हुआ है और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। बिल्कुल, दिल्ली के वन ऑफ द पॉश एरिया में काउंट होता है ग्रेटर कैलाश और वहां पर इस तरीके की घटना जिम के बाहर बड़ी घटना है। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य ने ली है जिसका नाम रोहित गोदारा है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आया है खुलेआम किस तरीके से जिम के बाहर किसी शख्स पर गोली बरसाई जाती है। चलिए और डिटेल्स लेते हैं। रिया हमारी सहयोगी ग्राउंड पर हैं, उनके पास ज्यादा जानकारी है। रिया बताएं अभी तक कहां तक जांच आगे पहुंची और क्या अभी हालात हैं? देखिए बिल्कुल उस क्राइम सीन पर हम मौजूद हैं जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। देखिए ये जिम आपको सीसीटीवी फुटेज में नज़र आया होगा और ये जो आगे यहाँ पर जगह है यहीं पर वो 2 गाड़ियाँ खड़ी थी और यहीं से जो नादिर शाह है वो कल रात करीब 11:15 बजे निकल रहा था जिस वक्त जो है वो फायरिंग होती है। देखिए ये जो रास्ता आपको नज़र आएगा इसी रास्ते से जो अज्ञात लोग हैं जिनको बताया जा रहा है कि 2 व्हीलर्स पर वो आए, वो इसी रास्ते से आए। यहाँ पर जो है गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और यहाँ पर उन्होंने फायरिंग की और फिर वो आगे निकल गए। देखिए हम यहाँ पर जब पहुँचे हमने कुछ रिहायशी लोगों से भी बात की। उनका कहना है कि उन्हें कल रात इस तरह की आवाज़ें आई थी कि फायरिंग हुई है, लेकिन जब तक वो यहाँ स्पॉट पर पहुँचे जो नादिर है वो गिर गया था और 6-7 लोग जो है उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। जैसा कि हमें पता चल पाया उसके मुताबिक जब तक उसे मैक्स अस्पताल लेकर जाया गया उसकी मौत हो गई थी। मैक्स अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। और जैसा कि आपने कहा दिल्ली का वन ऑफ द पॉश एरिया है और यहाँ पर डेफिनेटली जब इस तरह की फायरिंग की घटनाएं होती हैं तो चिंताजनक ज़रूर है। और जो अभी तक जांच की गई है उसके मुताबिक ये जो पूरा मामला है गैंग वॉर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित ने इसकी जिम्मेदारी ली है और जो सोशल मीडिया पोस्ट है उसमें उसने साफ साफ कहा है कि नादिर शाह जो है वो उनके काम में अड़चन डाल रहा था इसलिए उन्होंने ऐसा किया, तो इसकी जिम्मेदारी ली है। हालांकि जिस सोशल मीडिया पोस्ट में ये जिम्मेदारी ली गई है उसकी जांच भी अभी पुलिस कर रही है। नादिर शाह की यदि बात करें तो उस पर भी बताया जा रहा है पहले से कुछ आपराधिक मामले दर्ज थे और जिस गैंग से वो जुड़ा हुआ था वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की विरोधी गैंग बताई जा रही है।
यहाँ पर यदि हम नादिर शाह की जो हिस्ट्री है उसकी बात करें, जो रेजिडेंट्स हैं, लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनसे हमने बात की। देखिए ये जो जिम है ये बताया जा रहा है कि अब से करीब कुछ 4-5 महीने पहले ही ये जिम यहाँ पर खुला है और नादिर शाह को इसका को फाउंडर जो है वो बताया जा रहा है। तो ये जो है मामला इनका हो सकता है आपसी हो, लेकिन जिस जगह पे ये पूरी घटना हुई है उसके बाद आसपास का माहौल, कानून व्यवस्था, तमाम चीजें हैं जो आगे जांच के दायरे में आएंगी। रिया, शुक्रिया जानकारी के लिए।